एक्सेल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी की प्रोविज़न को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सर्विस है क्या जीएसटी एक्ट के अंदर, उसको हम लोग समझेंगे। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या नहीं है, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे, कौन गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी पे करेगा, यदि रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी पे करना है तो कौन उस जीएसटी को पे करेगा, क्या रिवर्स चार्ज पर पे की गई जीएसटी का आईटीसी क्रेडिट मिलेगा, और पोस्ट डिपार्टमेंट यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी कैसे बनेगी, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट हैं यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं यदि गवर्नमेंट को कोई प्रोवाइड करता है तो वो एग्जम्प्ट हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कब किसी सप्लायर का टीडीएस काटेगा, यदि किसी व्यक्ति का टीडीएस कटता है जीएसटी एक्ट के अंदर तो वो व्यक्ति उस टीडीएस को कैसे एडजस्ट करेगा, और क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी की प्रोविज़न को डिटेल में। गवर्नमेंट सर्विसेज पर जीएसटी की प्रोविज़न को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जीएसटी एक्ट के में ये मेंशन किया गया है कि जीएसटी पर्सन को पे करना है, और पर्सन की डेफिनेशन में गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा, जीएसटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर लगेगा, और बिज़नेस की डेफिनेशन के अंदर ये साफ मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट यदि कोई सर्विस देती है तो उसको बिज़नेस माना जाएगा। इसके लिए हम लोग रेफ़र कर सकते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 क्लॉज 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को। इसमें लिखा गया है कि कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी करती है जिसमें कि एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो इंगेज होते हैं उसको बिज़नेस माना जाएगा। अब हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज जो जीएसटी के दायरे में आती हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का इशू किया है। उसमें जो सर्विसेज हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस अदर देन टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उस पर जीएसटी लगेगा। यदि गवर्नमेंट किसी एयरक्राफ्ट या वेसल को कोई सर्विस देती है इनसाइड या आउटसाइड द एयरपोर्ट और पोर्ट, उस पर भी जीएसटी लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, उस पर भी जीएसटी लगेगा। या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को इन 3 सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विस देती है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब समझने वाली बात यह है कि पहली जो 3 कैटेगरी हैं उन पे जीएसटी गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन जो चौथी कैटेगरी है इन तीनों को छोड़ के यदि कोई और सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को तो उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को पे करना होगा, यानी कि बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना होगा। एक और बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ज़्यादातर सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो प्रोवाइड करती है या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है वो जीएसटी से एग्जम्प्ट है, यानी कि जो आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विसेज मेंशन की है या आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्विसेज मेंशन की हैं जो कि म्यूनसिपालिटी या पंचायत प्रोवाइड करती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। अब हम समझ लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में गवर्नमेंट का क्या मतलब है। ये डेफिनेशन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बिजनेस एंटिटी को 3 सर्विसेज को छोड़ के बाकी जो भी सर्विस वह गवर्नमेंट से लेगी उन पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में बिजनेसमैन को पे करना है, यानी कि जो रिसीवर है उसको पे करना है। तो यदि वो गवर्नमेंट
से सर्विस ले रहा है तो ही उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। यदि वो गवर्नमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बिजनेस माना गया है जीएसटी एक्ट में, तो हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, और लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट और सभी ऑफिसर जो प्रेसिडेंट की पावर को एक्सरसाइज करते हैं और उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट माना गया है। इसके लिए आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 ऑफ द CGST एक्ट, UTGST एक्ट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 23 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एंड आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना होगा। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि गवर्नर और वो सभी ऑफिसर जो गवर्नर से सबॉर्डिनेट होते हैं और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए भी आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 ऑफ द SGST एक्ट, रेड विद सेक्शन 3 सब क्लॉज 60 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एंड आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रेफर करना होगा। अब हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा। सबसे पहले कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉरपोरेशन या फिर कोई अथॉरिटी जो पार्लियामेंट ने क्रिएट की है वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसको ना तो हम गवर्नमेंट कह सकते हैं ना ही लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं, क्योंकि जो मैन पावर ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ के पास होती है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं। इसलिए हम इन कॉरपोरेशन को या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई कॉरपोरेशन जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर बनती है या फिर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर कोई बॉडी कॉरपोरेट होती है उसको भी हम लोग गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे। इसी प्रकार यदि कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। मान लीजिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, तो उसको गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट नहीं माना जा सकता है, भले ही उस गवर्नमेंट कंपनी के 100% शेयर जो है सरकार के पास हों, तब भी वो उसको गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि लोकल अथॉरिटी क्या है। लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन जो है CGST एक्ट में दी गई है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 जो है CGST एक्ट का, उसमें मेंशन किया गया है कि जो पंचायत है आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन की गई है, म्यूनसिपालिटी जो डिफाइन की गई है आर्टिकल 243P ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, म्यूनसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर कोई भी और अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल और लोकल फंड। कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ द कंटोनमेंट एक्ट के अंदर, रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की है, एक डेवलपमेंट बोर्ड जो आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या फिर रीजनल काउंसिल जो आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि किन को हम लोग लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉरपोरेशन या अथॉरिटी जो पार्लियामेंट ने क्रिएट की है या स्टेट लेजिस्लेचर ने क्रिएट की है उसको हम लोग गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे। लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन जैसे कि हमने अभी देखी है, उसमें वो लोकल बॉडी नहीं आएंगे जो कि बाय वर्च्यू ऑफ लोकल हो, हम उनको लोकल अथॉरिटी बोल देते हैं। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी डेवलपमेंट काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, रेजिडेंशियल के लिए। मान लीजिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये एक लोकल बॉडी है जो अंडर टाउन एंड प्लानिंग एक्ट के अंदर बनी है। इसको हम लोग GST एक्ट में लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट सर्विसेज पर GST कौन पे करेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, उन सर्विसेज पर GST की लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की बनती है। यानी कि वह बिजनेस एंटिटी जो गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रही है उसे GST पे करना है। लेकिन 4 प्रकार की सर्विसेज इसके दायरे में नहीं आती। एक है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
या फिर सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलेटिंग टू स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस टू अ पर्सन अदर देन टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, एंड सर्विस in relation to aircraft or vessel inside or outside the premises of port or airport and transport of goods or passenger। यानी कि इन 4 सर्विसेज को छोड़ के बाकी जो भी सर्विस बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट से लेगी उस पर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी बिजनेस एंटिटी की रिवर्स चार्ज के अंदर बन जाएगी। यह लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो सेंट्रल टैक्स रेट का है, एंड नोटिफिकेशन 10/2017 जो इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का है। लेकिन जो 3 बातें बिजनेस एंटिटी को ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको जो भी सर्विस वो गवर्नमेंट से लेती है उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में यह लिमिट 10 लाख रुपीज़ या उससे कम है, यानी कि यदि कोई एंटिटी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, उसकी टर्नओवर 10 लाख रुपए और उससे कम है, वह गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लेती है उस पर उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि यदि कोई बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट से सर्विस लेती है और उसकी जो वैल्यू है 5,000 रुपये या उससे कम है तो उस पर भी जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उस बिजनेस एंटिटी की जो है टर्नओवर वो 20 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भले ही उसकी टर्नओवर 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो। तीसरी बात ध्यान रखनी है बिजनेस एंटिटी को कि यदि कोई सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन या फिर सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती है उस पर भी उसको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यदि पुलिस या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई सिक्योरिटी एजेंसी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं है, उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी बिजनेस एंटिटी की बनती है। मान लीजिए कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बेंगलोर पुलिस की हेल्प लेती है और क्रिकेट स्टेडियम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन पुलिस को जो पेमेंट करेगी उस पेमेंट पर जीएसटी की लाइबिलिटी कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की बन जाएगी अंडर अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब एक और क्वेश्चन मन में आता है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को रॉयल्टी पे करता है, यदि कोई व्यक्ति सरकार को रॉयल्टी पे करता है तो उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी बनेगी, तो उस पर जो है जीएसटी की लाइबिलिटी वो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी की बनेगी। यानी कि यदि गवर्नमेंट किसी नेचुरल रिसोर्सेज को अलाउ करने के लिए, निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए कोई रॉयल्टी लेती है तो उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या जो बिजनेस एंटिटी है जो सरकार को रॉयल्टी पे कर रही है उसकी बन जाती है और उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। अब हम समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट है वह जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पर जीएसटी की क्या प्रोविजंस है। नॉर्मली गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को यदि कोई सर्विस देता है अदर देन टू द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज, उस पर जीएसटी गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट पे करेगा। यानी कि इन सर्विसेज पर यदि कोई बिजनेस एंटिटी लेती है तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट कोई एजेंसी सर्विसेज देता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, पासपोर्ट एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कमीशन बेसिस, तो ये जो सर्विसेज हैं वो इंटरमीडिएट सर्विसेज मानी गई हैं, इनको एजेंसी सर्विसेज कहा गया है और इनके ऊपर जो है जीएसटी की लाइबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बनेगी। ये रेफ़र किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 6 में। अब हम लोग समझ लेते हैं उन सर्विसेज को जिनको कि यदि गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नॉर्मली इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो बेसिक मेल सर्विसेज जैसे कि पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्सक्लूसिवली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करता है
टू मीट यूनिवर्सल पोस्टल ऑब्लिगेशन, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार ही यदि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेशन, पोस्टल ऑर्डर इशुएंस या पेंशन पेमेंट जैसी और सर्विसेज देता है, उन पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का इशू किया है, डेटेड 28 जून 2017। इसमें कहा गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अंडरटेक करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि जो पंचायत है उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए यदि कोई एक्टिविटी करती है अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस प्रकार उन सर्विसेज पे जो है या गुड्स की सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम समझ लेते हैं कि वो कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जो आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लान सरकार बनाती है वो इस एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा है 11 शेड्यूल में जो स्कीम्स दी गई हैं उनकी इम्प्लीमेंशन के लिए सरकार यदि कोई भी एक्टिविटी करती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आइए जान लेते हैं वो एक्टिविटी जो 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन की गई है। सबसे पहले सर्विस जो मेंशन की गई है वह है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। दूसरी है लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉयल कंजर्वेशन। तीसरी है माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। चौथी एक्टिविटी है एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड पोल्ट्री। पांचवी एक्टिविटी है फिशरीज। छठवीं एक्टिविटी है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सातवीं है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आठवीं एक्टिविटी जो मेंशन की गई है वह है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नौवीं एक्टिविटी जो मेंशन है वह खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। 10वीं एक्टिविटी रूरल हाउसिंग। 11वीं ड्रिंकिंग वाटर। 12वीं फ्यूल एंड फॉडर। 13वीं रोड्स, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। 14th जो एक्टिविटी है वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 15th है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। 16th है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। 17th है एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। 18th है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। 19th है एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 20th है लाइब्रेरीज। 21 कल्चरल एक्टिविटीज। 22 मार्केट एंड फेयर्स। 23 हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज। 24th फैमिली वेलफेयर्स। 25th women and child development. 26th social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded. 27th welfare of the weaker section and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes. 28th public distribution system and 29th maintenance of community assets. हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनमें से कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो जीएसटी में एग्जम्प्ट है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि म्यूनसिपालिटी को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड है, वह जीएसटी में एग्जम्प्ट है। यह मेंशन किया गया नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में और नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में, जैसे कि चेंज ऑफ लैंड यूज़, कमर्शियल बिल्डिंग अप्रूवल, यूटिलिटी सर्विसेज जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो जीएसटी एक्ट में एग्जम्प्ट हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं।
इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है तो वो जीएसटी एक्ट में एग्जम्प्ट है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में। लेकिन इसमें 4 कैटेगरीज नहीं शामिल है, यानी कि अगर इन 4 कैटेगरीज को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एक है अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है सर्विस दे रहा है रिलेटिंग टू स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज provided to a person other than to a central government, state government or union territory. Second is service in relation to an aircraft or vessel inside or outside the premises of port or airport. Third is transport of goods or passenger. And fourth is any service to a business entities. तो इन 4 सर्विसेज को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस यदि नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जा रही है तो वह जीएसटी में एग्जम्प्ट है। ये जो कैटेगरीज एक्सक्लूड की गई हैं इनमें से जो पहली 3 कैटेगरीज हैं उन पर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट जमा करेगी, जबकि जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें कि सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है कोई गवर्नमेंट, तो उस पर जीएसटी बिजनेस एंटिटी को जमा कराना है अंडर अ रिवर्स चार्ज मेथड। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी के टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीज़ है उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और स्पेशल कैटेगरी में यह लिमिट 10 लाख रुपया है। मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट से कोई सर्विस लेती है और ए लिमिटेड की जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख है, उससे कम है। क्योंकि इस केस में जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है, इसलिए यदि गवर्नमेंट कोई सर्विस ए लिमिटेड को प्रोवाइड करती है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे कि यदि टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उससे कम हो तब भी जीएसटी लगेगा। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, दूसरी है जो गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगी, तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, और चौथी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करेगी उस पर जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी नहीं है, या गवर्नमेंट का एक जो है डिपार्टमेंट दूसरी लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं है। यह मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। लेकिन यह जो नोटिफिकेशन है वो अप्लाई नहीं होगा 3 कैटेगरीज के लिए। नंबर 1 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यदि किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वह जीएसटी चार्ज करेगा। यदि गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरी गवर्नमेंट को वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी जीएसटी लगेगा। और यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड कोई सर्विस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार ही यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये और उससे कम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 20 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो। यानी कि रिवर्स चार्ज में भी बिजनेस एंटिटी को जीएसटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है यदि वह जो गवर्नमेंट से सर्विस ले रही है उस पर उसकी वैल्यू जो है वो 5,000 रुपया या उससे कम है। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी 3 कैटेगरी के लिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विस प्रोवाइड करता है, नंबर 2 गवर्नमेंट जो वेसल एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। इन सबकी वैल्यू इवन इफ के 5,000 रुपये से कम हो तब भी आपको जीएसटी पे करना होगा। यह मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। इसी प्रकार यदि गवर्नमेंट किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ऑपरेट करने के लिए 1/4/2016 से पहले अलाउ कर चुकी है तो उस पर जो भी लाइसेंस फीस या स्पेक्ट्रम यूज़र चार्जेस होंगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 42 ऑफ द टेबल में। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट कोई पासपोर्ट
इशू करती है, लाइसेंस इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 61 में। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट कोई रजिस्ट्रेशन या टेस्टिंग सर्विस देती है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि किसी एक्ट के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस जैसी कोई भी सर्विस यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वह जीएसटी में एग्जम्प्ट है एज पर सीरियल नंबर 47 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी व्यक्ति से कोई पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यह मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कर्नाटका का पब्लिक डिपार्टमेंट एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसको वह कॉन्ट्रैक्ट 31/12/2017 तक कंप्लीट करना है। मान लीजिए एबीसी कंपनी 31/12/2017 तक वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट कर पाती है और इसके लिए वह सरकार को 10 लाख रुपया पे करती है। तो यह जो 10 लाख रुपया पे किया गया है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो अमाउंट एज ए पेनल्टी या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है वह गवर्नमेंट को दिया गया है। इसी प्रकार ही यदि आप कोई फाइन या पेनल्टी सरकार को पे करते हैं तो उसको भी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाएगा और उस पर भी जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है एज पर सीरियल नंबर 62 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। इसी प्रकार ही यदि सरकार किसी फार्मर को कोई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए अलाउ करती है और उसके लिए कोई पेमेंट लेती है एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ द हॉर्सेज, यानी कि हॉर्सेज की रियरिंग को छोड़ के कोई भी पेमेंट लेती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वह जीएसटी से एग्जम्प्ट है। यह मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में सीरियल नंबर 63 में। इसी प्रकार ही यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने 1/4/2016 से पहले नेचुरल रिसोर्सेज को असाइन कर दिया है तो उसके लिए वह जो भी वन टाइम चार्जेस पे लेती है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वह वन टाइम चार्जेस अपफ्रंट लिया गया हो या फिर इंस्टॉलमेंट में सरकार को दिया गया हो। यह मेंशन किया गया है सीरियल नंबर 64 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। इसी प्रकार ही यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी किसी अपने ऑफिसर को डिप्लॉय करती है आफ्टर ऑफिस आवर या फिर ऑन हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेज, उस पर भी जीएसटी नहीं देना है। यह मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 65 में। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि रेलवे सर्विस जो है जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। दो सर्विसेज को छोड़ के, एक तो फर्स्ट क्लास एसी से रिलेटेड और दूसरी है एयर कंडीशन कोच से रिलेटेड। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेनवे पे कोई जीएसटी नहीं है। इनलैंड वाटरवेज पे भी कोई जीएसटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्ले लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि यदि आपका जो वेसल है वह टूरिज्म पर्पज से यूज़ हो रहा है तब तो जीएसटी लगेगा, लेकिन यदि वह टूरिज्म पर्पज से रिलेटेड नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार ही मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, इन पर भी कोई जीएसटी नहीं है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीरियल नंबर 17 ऑफ द टेबल। जीएसटी में ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनको यदि कोई व्यक्ति सरकार को देगा, सरकार को प्रोवाइड करेगा तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आइए समझ लेते हैं उन सर्विसेज को। यदि कोई व्यक्ति प्योर लेबर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है
अंडर आर्टिकल 243W और 243G के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि पंचायत के जो फंक्शन है 243G में और म्यूनसिपाल्टी के जो फंक्शन है 243W में, उनको डिस्चार्ज करने के लिए यदि कोई व्यक्ति प्योर लेबर सर्विसेज सरकार को देता है उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा, एज पर सीरियल नंबर 3 ऑफ द टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। अब हम समझ लेते हैं कि प्योर सर्विसेज का मतलब क्या हुआ। प्योर सर्विसेज का मतलब है कि सप्लाई ऑफ द सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स। मान लीजिए सरकार रोड की सफाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है या कोई कंसल्टिंग इंजीनियर की सर्विसेज को अवेल करती है, एडवाइजरी सर्विसेज लेती है, तो इन सभी जो है एक्टिविटीज़ में सिर्फ सर्विस इन्वॉल्व है, गुड्स या मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसी सर्विसेज सरकार को देता है उस पर कोई भी GST नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, क्योंकि यह जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और वर्क दोनों ही इन्वॉल्व है। व्यक्ति को स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस भी करना है और सर्विस भी करनी है। क्योंकि एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है इसलिए इस पर GST लगेगा, ये एग्जम्पशन में नहीं आता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन रिलेटिंग टू अ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो GST से एग्जम्प्ट है। यहाँ पे यह नोट करने वाली बात है कि यह वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को या सप्लाई ऑफ गुड्स को यह जो नोटिफिकेशन है वह अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ प्योर लेबर सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी को ही यह नोटिफिकेशन अप्लाई होगा। नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 10 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विसेज लेती है फॉर अ पर्पज़ अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस पर GST नहीं लगेगा। लेकिन यह एग्जम्पशन जो है OIDAR सर्विसेज को अप्लाई नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज को अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उस केस में जो सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज है उसको GST पे करना है। यह सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल को भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उस केस में इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज में GST पे करना है। ये नोट करने वाली बात है कि नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 जो है वो इंटीग्रेटेड टैक्स रेट से रिलेटेड है, यानी कि CGST एक्ट में इशू नहीं की गई है, ये IGST एक्ट में इशू की गई है, क्योंकि ये इंपोर्टर सर्विसेज से रिलेटेड एग्जम्पशन है। यदि कोई व्यक्ति सरकार को रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम के अंदर कोई सर्विस देता है तो उस पर भी GST नहीं है, यानी कि जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो सरकार प्रोवाइड करती है उसके अंदर जो है GST की एग्जम्पशन दी गई है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अप्लाई होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। यदि GST नेटवर्क सरकार को कोई सर्विसेज देता है तो उस पर भी कोई GST नहीं लगेगा एज पर सीरियल नंबर 51 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। यदि कोई व्यक्ति अपनी मोटर व्हीकल को हायर पे देता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो वह GST से एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल सरकारी डिपार्टमेंट को देता है या लोकल अथॉरिटी को देता है तो उस पर GST लगेगा। यह मेंशन किया गया है सीरियल नंबर 22 ऑफ टेबल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट GST के अंडर पेमेंट्स पर TDS कब काटेगा? सेक्शन 51 CGST एक्ट का ये कहता है कि गवर्नमेंट मैंडेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को या फिर नोटिफाइड पर्सन्स को कि वो जब भी किसी सप्लायर को जिसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई
2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो वह 1% CGST काटे और 1% SGST काटे और इस अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करे और डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करे। आइए हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए ABC लिमिटेड जो है कंपनी, वह गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपया है। इसमें GST टैक्स जो है वो ऐड नहीं किया गया है, यानी कि एक्सक्लूडिंग टैक्स जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो जब गवर्नमेंट पेमेंट करेगी तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो 1% CGST काटेगा यानी कि 3,000 रुपया और 1% SGST काटेगा यानी कि 3,000 रुपया और नेट पेमेंट जो है 2,94,000 ABC लिमिटेड को करेगा। और जो अमाउंट GST का उसने एज ए TDS काटा है यानी कि 3,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 3,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा और डिडक्टी को यानी कि ABC लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करेगा। हम समझ लेते हैं कि यदि GST में उसका TDS कटता है किसी सप्लायर का, तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? आंसर है कि वह अमाउंट जो TDS कटा है उसका वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, लेकिन यह अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, जहां से कि वो आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है। यानी कि यह अमाउंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर उसको अपने आउटपुट टैक्स की पेमेंट करनी है तो उसको अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चेक करना है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसका TDS काटा है वो रिफ्लेक्ट होगा और उसको वह अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को GST में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? आंसर है कि यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, लेकिन बैंक अकाउंट देना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि वह टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, तो वह एज ए डिडक्टर ऑफ TDS रजिस्ट्रेशन ले सकता है GST में ऑन द बेसिस ऑफ TAN और PAN। हम ये जानते हैं कि यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी सप्लायर को 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट करता है तो GST में उसको TDS काटने की आवश्यकता है, इसलिए उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। GST की बेस्ट और लेटेस्ट बुक्स पढ़ने के लिए और इस YouTube वीडियो में डिस्कस किए गए GST मटेरियल को रेफ़र करने के लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.taxheal.com पर विज़िट करें। थैंक यू।